हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। अब आपका ना मैथ्स का एग्ज़ाम है, तो ये जो वीडियो है ना मैथ्स के बच्चों के लिए है। तो आपको मिड टर्म का एग्ज़ाम देना, तो ये सैम्पल पेपर आप इसे कह सकते हो, प्रैक्टिस पेपर कह सकते हो, आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। इसमें काफ़ी अच्छे से मैंने समझा रखा है, आप आराम से समझिए और बेनिफिट उठाइए। रहेगा इनके 2.5 घंटे का और 60 मार्क्स का पेपर रहेगा। और मैं आपको थोड़ा सा पहले डिटेल बता दूं कि आपका जो पेपर बिल्कुल ऐसा ही डिज़ाइन का आएगा। उसमें 3 सेक्शन होंगे, ए और बी और सी होंगे। सेक्शन ए में 3 क्वेश्चन है, उसके अंदर बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, मतलब एमसीक्यू टाइप होंगे, ठीक है। अभी हम देखेंगे, आप जब पेपर खोल के देखोगे 2 केस स्टडी आएंगी, ठीक है, इसके अंदर सेक्शन ए में, ठीक है। और सेक्शन बी में 6 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स, राइट रॉन्ग, इस तरीके के होंगे। सेक्शन सी में 9 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जिसमें 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के और जो 2 क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स के और 4 मार्क्स के होंगे। और आपको जैसे ऑप्शन भी दिया गया होगा कि ऊपर वाला करो या नीचे वाला करो, ठीक है। तो आपको दोनों में से एक करना होगा, लेकिन जो नंबर लिखा है वो आपको कंपलसरी करना ही करना है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो उसकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब जैसे आपने कोई क्वेश्चन जैसे किया, इसका आंसर गलत कर दिया, उसके नंबर आपके कटेंगे नहीं, ठीक है, मिलेंगे नहीं तो कटेंगे भी नहीं। कैलकुलेटर आपको एग्जाम में बिल्कुल अलाउड नहीं है। अब हम स्टार्ट कर देते हैं पहला सेक्शन ए, ठीक है। सेक्शन ए है, ठीक है। मैं इसलिए रिटर्न में ऐसे करवा रहा हूँ ताकि आप पेपर में जब करेंगे तो आपको आइडिया हो सके कैसे करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, इसमें आपका पहला पार्ट है, ठीक है। देखो जो पहला क्वेश्चन है ना, यहाँ बोला गया है कि किस सममित व्यवस्था का उपयोग करके हम एक स्क्वायर बना सकते हैं, ठीक है। देखो स्क्वायर हम तभी बना पाएंगे जब लेफ्ट या राइट, अपवर्ड या डाउनवर्ड, हर तरीके से वो संख्या बराबर हो। अब जैसे आप इन चारों को ध्यान से देखो, आप बी, सी और डी को देखोगे ना, तो लेफ्ट और राइट हर तरीके से बराबर है, ठीक है। जैसे ऊपर से गिनो, अगर हम सी को देखते हैं, ठीक है, अगर हम सी को देखते हैं तो ऊपर भी 4 है, नीचे भी 4 है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बी को देखते हैं तो जो ट्रायंगल है ना, ऊपर भी 5 है, नीचे भी 5 है, तो इसलिए, और डी में भी ऐसे ही है। तो ए में ऐसे नहीं हो रहा कि नीचे 5 हो ऊपर 5 हो, हर तरीके से नहीं है। इसलिए क्वेश्चन नंबर पहले का जो आंसर ना वो ए आएगा। क्या आएगा? ए, ठीक है। फर्स्ट का करा, फिर सेकंड करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है कि ये इस तरीके से देखो, ये 1 2 3 ये 3 रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो कह रहा अगर एंगल 65 का है, 65 का है, तो 3 और 4 कितने का होगा, उनको टोटल करके बताओ। 3 और 4 का टोटल आपको बताना है, ठीक है। तो देखो आप चाहे तो इसमें सॉल्व करके दिखा सकते हैं, नहीं तो सीधा आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्व आप रफ पेज पर कर ले, ठीक है, या और सीधा आंसर इसमें लिख दे, ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं तो पूरा सोल्व करके आप आंसर दिखा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अब मान लो मैं आपको, जैसे कोई बच्चा कहता है कि सर आप इसी में करिए, फिर हमें बताइए कैसे करना है, ठीक है। तो आप चाहे तो रफ में करिए, फिर आंसर लिख देंगे, तब भी आपको फुल मार्क्स ही मिलेंगे। अब आपको यहाँ रूल लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको जो है ना, ये 65 दे रखा है आपको, देखो ये ऐसे ही फिगर है, ठीक है, और ये इन्होंने ऐसे पार्ट में डिवाइड किया, ये आपको 65 दे रखा है। अगर ये 65 है तो ये भी 65 होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं, ठीक है। और हमें यहाँ पर ध्यान से देखने की जरूरत है, ये 90 का बना हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है एल रेखा एन के लंबवत है, तो ये हमें 90 का देखा और ये 65, दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप जैसे अगर लिख कर दिखाना चाहते हैं तो जैसे आप यहाँ बताता हूँ मैं, आप ऐसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का, सेकंड का, ठीक है, लिखते हैं तो आप ऐसे लिखेंगे एंगल 6 बराबर एंगल 3 इज इक्वल टू 65, ठीक है। क्यों है 65? आप ब्रैकेट में लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, हिंदी में लिखेंगे शीशाभिमुख कोण, ठीक है। ये जो एंगल होते हैं ना, इन्हें शीशाभिमुख कोण कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं, ठीक है। समझे मेरी बात आप? उसके बाद आप ये लिखेंगे एंगल जो 4 है ना, ये एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे आपको दे रखा है एल जो है वो परपेंडिकुलर है एन पर, ठीक है। उसके बाद इसने बोला ना कि आपको 3 और 4 को ऐड करना है, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 को ऐड कर लीजिए, 65 प्लस 90
ओके, तो आपका 155 आ गया। तो इस तरीके से आप दिखा दें और उसके बाद आप सेकंड का आंसर, जैसे 155 किस में है आपका बी में, डी में, ठीक है, तो आप डी लिख के 155 डिग्री लिख सकते हैं। आप ऐसे करके दिखा सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे करें जैसे मैं कर रहा हूँ, सेकंड करा, सेकंड में आपने डी लिखा, 155 डिग्री। क्लियर हो गया। अगर आप ऐसा दिखाना चाहें तो यहाँ पर दिखाने के बाद फिर आंसर लिखें। मैंने दोनों तरीके से बता दिए, ठीक है। आप सोचेंगे सर टीचर को कैसे पता चलेगा कि हमने सॉल्व किया है। ये चीज़ आप यहाँ पर रफ डाल के दिखा सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, चलो उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पर आ जाइए। ये थर्ड क्वेश्चन है आपका। थर्ड में बोला गया कि इस पूरे की वैल्यू बताइए। ये है थर्ड। तो जैसे अगर बच्चे कहते हैं कि हमें सर करके दिखाइए, तो इस तरीके से यहाँ पर हम कर भी लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे कर सकते। MCQ में सीधा आंसर चाहिए होते हैं उनमें, ठीक है। तो देखो किसी की पावर 0 वैल्यू 1 हो गई, किसी की पावर 0 वैल्यू 1 हो गई, ओके, किसी की पावर 0 वैल्यू 1 हो गई। देखो किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। अगर आपने इतनी बड़ी रकम भी लिख ली ना, उसके ऊपर 0 लगा दिया, तब भी उसकी वैल्यू 1 होगी। क्लियर। तो 1 1 जब 1 हो गया 1, तो कितना आ गया आपका 2 आ गया, ठीक है। तो आप ऐसे यहाँ करके थर्ड का आपका आंसर कौन सा है यहाँ पर, सी, ठीक है। तो सी का आपका क्या आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। देखो मैंने यहाँ पे करके भी दिखा दिया, ऐसे भी कर सकते हैं, सीधा आंसर लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब फोर्थ पर आ जाइए। फोर्थ क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला गया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये देख रहे हैं, समद्विबाहु का मतलब होता है इंग्लिश में आइसोसेलेस। आइसोसेलेस का मतलब होता है कि एक ट्रायंगल अगर आपने बनाया ना, तो उसमें ये वाली साइड, ये साइड बराबर है, तो इसके आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। देखो अगर मैंने आइसोसेलेस बनाया ये ट्रायंगल, आइसोसेलेस उसे कहते हैं कि दो साइड इक्वल होती है। अगर ये दो साइड इक्वल है तो ये दोनों इक्वल होंगे, अगर ये दो साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, मतलब इसके सामने ये, इसके सामने बराबर होते हैं, ठीक है। आइसोसेलेस का मतलब होता है समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब होता है जिसमें दो साइड्स जो हैं वो बराबर होती हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद अब हम इसको निकालेंगे, क्या बोला गया क्वेश्चन में देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ बोला गया है कि AC की जो लंबाई है, यहाँ देखिए आप, AC की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। ये पूरा हमें 10 दे रखा है, ठीक है, ये पूरा हमें 10 दे रखा है। यहाँ बना लेते हैं, ठीक है, ऐसे करा, ठीक है। इसे मैं लिख के इसी में दिखा रहा हूँ क्योंकि मोस्टली बच्चे इसी के फेवर में होंगे कि सर हम साथ लिख के दिखाना भी चाहते हैं, ठीक है। AC जो है 10 है, तो यहाँ पर AC 10 लिखा, ओके। आप देखें AC 10 लिखा, और एल्टीट्यूड AD 6 है, ये आपको 6 दे रखा है, ठीक है। उसके बाद P इज अ पॉइंट ऑन AB। यहाँ पर ये जो AB है ना, इस पर P पॉइंट आप देखें, ओके। अब इसने बोला है कि BP 4x - 1 है, या ये जो BP है ना, ये कितना है 4x - 1, ठीक है। उसके बाद इसने बोला है PA 3x + 4 है, ये A है ना, ये P है, ठीक है। ये कितना 3x + 4, PA इक्वल कितना 3x + 4, ठीक है। हमें ये और ये दे रखी है। अब इससे मतलब BP की लंबाई निकाले, हमें BP की लंबाई निकालनी है, ठीक है। अब देखो हमें यहाँ पे जो 6 दे रखा है ना AD, इसका तो यूज ही नहीं है। अब आप देखो आप क्या करेंगे, आप देखिए ये वाली जो साइड है ना, ये वाली जो साइड है ये इसके बराबर है। क्यों? क्योंकि इसने बोला है ये आइसोसेलेस है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए ये इसके बराबर है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो हम ये लिखेंगे, जैसे यहाँ पे हमने C या D नाम दे दिया, हम लिखेंगे AB इक्वल है AC के, ठीक है। क्यों? ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस, ये ऐसा, ठीक है, ट्रायंगल। हिंदी में क्या लिखेंगे आप, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु। देखो जो MCQ है ना, वो आपको शॉर्ट में आंसर देने हैं, क्योंकि इतना लंबा पेपर है आपका, ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप माइंड में कर सके अच्छी बात है। AB कितना है, देखो AB है ना, किससे मिलके बना है, ये बना है AP + BP, और AC कितना है AC। अब बताओ AP कितना है,
ये रहा, देखो AP बोलो या PA बोलो, बात एक ही है। तो कितना है 3x प्लस 4, BP कितना है 4x माइनस 1 इजिकल टू AC कितना है 10। तो 4x और 3x कितने हो गए 7x, 4 में से 1 गया 3, ठीक है। तो इस तरीके से इजिकल टू में कितना है हमारा यहाँ पर 10 और 3 उधर चला जाएगा। जब 3 दे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ गया 7, ये 7 अपन में चला गया, ये आ गया 1, x हमारा 1 निकल गया। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि आपको BP की लंबाई पता लगानी है। तो BP कौन है, ये रहा, BP कौन है, ये रहा, ठीक है। तो BP हम पता लगाएंगे, यहाँ BP लिखेंगे तो 4x की जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस 1, 4 1 जा 4 माइनस 1, तो कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक 3 आ गया, और ये देखो चेक करो 7 निकलेगा, चेक करो। मान लो PA पूछा होता तो कितना आता 3 1 जा 3 और 4 7, तो कितना आ गया 7। पर हमसे पूछा क्या, खाली हमसे BP पूछा है। तो यहाँ पर आप चेक करें कौन सा क्वेश्चन है, ये वाला, ठीक है। इसका MCQ में कौन है, हमसे बोला BP, तो 1 5 3 या 10, BP पूछा है तो 3 आ गया। तो हम 4th का लिख देंगे, यहाँ पर 4 से डाल के लिख देंगे B का 3 सेंटीमीटर। देखो यूनिट लिखा है, यूनिट लिख देंगे आप। क्लियर हो गया, आपको अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा है 5th क्वेश्चन। ये कह रहा है कि राजू के पिता की, पहले हिंदी में सुन लो, ठीक है। राजू के पिता की वर्तमान आयु राजू की वर्तमान आयु की 3 गुना है। मतलब जो उसके पापा है ना, राजू की उम्र के 3 गुने हैं। मतलब अगर मान लेते हैं राजू 15 साल का, तो पिता कितने के होंगे 45 साल के, ठीक है। तो आगे कह रहा है कि 4 साल बाद उनकी उम्र का टोटल 64 है। मतलब अब 4 साल बाद अगर हम बात करें तो पिता की उम्र भी बढ़ेगी और, ठीक है, बेटे की उम्र भी बढ़ेगी। तो इंग्लिश में सुन लो क्या कह रहा है कि राजू जो फादर्स है ना, वो 3 टाइम्स हैं राजू की एज के आज की। और कह रहा है 4 ईयर लेटर दोनों की एज का सम करेंगे ना तो 64 आएगा। तो कह रहा है कि पेरेंट एज निकालिए, क्या निकालिए, पेरेंट एज निकालिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ, देखो ऐसा क्वेश्चन जैसे हम 5वां कर रहे हैं तो MCQ में तो आप सीधा आंसर लिख सकते हैं, बाकी मैं पूरा समझा रहा हूँ, ओके। तो आप पूरा भी दिखा सकते हैं। तो लेट, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप लिखेंगे प्रेजेंट एज, ठीक है। पहले राजू की, लेट प्रेजेंट एज ऑफ राजू की प्रेजेंट एज की हमने x ईयर मान ली, ठीक है। तो हिंदी में माना राजू की वर्तमान आयु, ठीक है, हिंदी में लिखिए। अब अगर x तो पिता की कितनी होगी, बताओ पिता की कितनी होगी, क्योंकि मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्वेश्चन कर करके, तो अगर ये 4 नंबर में यही बन के आ गए तो आप करते लोगे, ठीक है। तो बताओ पिता की कितनी होगी, पेरेंट एज ऑफ राजूज फादर तो कितनी होगी 3x, ठीक है। तो राजू के पिता की वर्तमान आयु, ठीक है। अब प्रश्नानुसार मतलब जो क्वेश्चन बोला उसके अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, इंग्लिश में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं आप। अब क्या बोला है, दोनों की एज में 4 ऐड कर दो, आफ्टर 4 ईयर लिखा ना, तो 4 ऐड करो तो 64 आएगा दोनों में। देखो x है ना भी इसकी, तो इसमें हमने 4 ऐड कर दिया, प्लस ये 3x है ना, इसमें हमने 4 ऐड कर दिया, तो दोनों की एज का टोटल करेंगे तो कितना आता है 64। कितना आता है 64। देखो अब ऐसे कोई और क्वेश्चन बन के आ गया और यहाँ 4 वर्ष बाद लिखा, 4 साल पहले आ गया, तो माइनस लिख देंगे। तो जो क्वेश्चन करते हो ना उसके आसपास की भी चीज़ें किया करो, अगर ताकि अच्छा स्कोर करना है। तो 3 और x कितना हो गया 4 कितना हो गया 8, 64, ठीक है। तो 4x इजिकल टू 64 प्लस का 8 माइनस का हो जाएगा, x इजिकल टू कितना है 64 में से 8 का 56, 4 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो जाता है, ठीक है, प्लस वाला माइनस। पहले देखो हम कांस्टेंट को उधर लेके जाते हैं, फिर वेरिएबल को लेके जाते हैं, ठीक है। तो 4 से काटो इसे, ठीक है, ये आ गया 14 से 56 होता है, x 14, यानी कि राजू की उम्र कितनी आ गई 14 आ गई। तो हमसे राजू की पूछी थी, तो ठीक है 14 ईयर,
तो प्रेजेंट एज ऑफ राजू, ठीक है, राजू की वर्तमान आयु कितनी है, 14 ईयर। तो अब आप बताओ कौन सा आंसर इस पर टिक करोगे, ये वाला, ठीक है। तो 14 ईयर्स लिखा तो यस लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। पांचवे का सी, 14 ईयर्स, ठीक है। अब जैसे हम कोई सवाल सॉल्व कर रहे हैं तो उसको आप इस तरीके से डब्बे में दिखा दो ताकि टीचर की नज़र एकदम उस पर पड़ जाए, ठीक है। समझ में आ गया। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है कि अगर आप देखो पांचवें क्वेश्चन में ऑप्शन आया, अगर आप पांचवें का ऊपर ये नीचे वाला नहीं करना चाहते ये वाला, तो आप ये वाला कर सकते हैं, पर मैं तो समझा रहा हूँ, मैं दोनों करवाऊंगा, ठीक है। मैं समझा रहा हूँ तो बच्चों में दोनों करवाऊंगा। तो यहाँ पर लिखा कि दो पूर्ण संख्याएं हैं, पहले हिंदी में सुनो, उनको घटाने पर 35 आता है और उनकी रेशियो ये दे रखी है, तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना हो। दोनों का मल्टीपल पूछ रहा है। बच्चे क्वेश्चन से पढ़ते नहीं है इसलिए गलती भी कर देते हैं, ये भी ध्यान रखना। अब ये कह रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर देखे 35 उनका डिफरेंस है और रेशियो दे रखे। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन रेशियो वाला है तो रेशियो को अलग करने के लिए हम उसके साथ कोई वेरिएबल ले लेते हैं, कोई चल ले लेते हैं। कह रहे हैं उनकी रेशियो इतनी है तो प्रोडक्ट निकालो 2 नंबर का। तो अब हम कर रहे हैं पांचवे का और वाला, ठीक है। दोनों में से एक एग्जाम में करना है, यहाँ मैं दोनों बता रहा हूँ, ठीक है। तो जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए रेशियो वाला कोई भी आए तो आप लेट कर लेना। 2 नंबर है तो लेट फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर को आपने क्या दे रखा है यहाँ पे 2 है ना, तो इसको मान लिया 2x। दूसरे वाला 7 है तो सेकंड नंबर को क्या मान लिया, सेकंड नंबर को हमने मान लिया 7x, ठीक है। तो हिंदी में इसको क्या लिखेंगे, पहली संख्या, ठीक है। मैं देखो यहाँ लिख रहा हूँ, माना पहली संख्या। आप ऐसे लाइन डाल के नहीं लिखेंगे, हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। और ये क्या है, दूसरी संख्या। अब क्या करेंगे, प्रश्नानुसार। ये हिंदी में हो गया, इंग्लिश में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों में से एक में, ठीक है। हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। क्या बोला है, दोनों का डिफरेंस 35 है, तो बड़ी रकम कौन सी है, ये या ये। तो 7x में से 2x को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 35। आपको कैसे 7 में 2 के तो 5 बचते हैं, देखो 5 बचते हैं वेरिएबल में, लेकिन वो x क्या है जो घटाने पे 35 बना दे। 7 में 2 को 5 वो इधर लिखेंगे लेफ्ट में, जो कॉन्स्टेंट रकम वेरिएबल की दी होती है ना, जो ये दी होती है उसको हम राइट में लिखते हैं, ठीक है। तो कितना है 35, x कितने का आ गया 35, 5 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड, x कितने का आ गया 5 7 7 आ गया। अभी x निकला है, अभी नंबर नहीं निकला, ठीक है। नंबर अभी हम निकालेंगे, ठीक है। नंबर कैसे निकालेंगे, देखो ये रहा, ये है ना हमारा फर्स्ट नंबर, देखो हमारा x 7 निकला ना, तो फर्स्ट नंबर क्या आ गया, फर्स्ट नंबर क्या आ गया बताओ, 2 मल्टीप्लाई 7 14, ठीक है। सेकंड नंबर हमारा क्या आ गया, सेकंड नंबर क्या आ गया 7 मल्टीप्लाई 7 49, ठीक है। देखो ये जो x है ना, x इसकी जगह ये 7 पुट करेंगे, क्वेश्चन तो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। ये देखो 7 आ रहा है ना, तो यह मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में बोला प्रोडक्ट करिए। अभी इतना ही खत्म नहीं हुआ, प्रोडक्ट भी करना है आपको, ठीक है। तो प्रोडक्ट करना पड़ेगा, तो प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट करने के लिए 14 को 49 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना होगा 686, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कौन सा हो गया, सी, ठीक है। तो पांचवे का सी 686 आ गया, ठीक है। आप अलग से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो माइंड में मल्टीप्लाई करके भी आप लिख सकते हैं थोड़ी वो। चलो आगे देखो 6 पे आ जाओ। 6 क्वेश्चन देखिए अब, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन में बहुत ही इजी है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये इतनी बड़ी अमाउंट है ना, ठीक है। तो ये कह रहा है ये 1 लाइट ईयर की वैल्यू दे रखी है, कितने की 1 लाइट ईयर। तो ये कह रहा है 5 लाइट ईयर की वैल्यू निकालिए। तो देखो 1 की इतनी है, तो 5 की क्या होगी, इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसके बाद इसे बोल रहा है कि इसको
इनमें से किस फॉर्म में लिखा जाएगा। ये पूरी जो है स्टोरी ये मैंने नहीं पढ़ी, मैं आपको बता रहा हूँ। ये बता रहा है कि ना जो एक लाइट ईयर होता है ना वो क्या होता है। तो जो प्रकाश पृथ्वी में एक साल में आता है ना, एक साल में जो यात्रा करता है उसे बोलते हैं। तो ये कह रहा है इतना किलोमीटर है, इतनी लंबी दूरी तय करता है। तो 5 साल में कितनी करेगा, तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो मल्टीप्लाई करने पर कह रहा है इनमें से क्या आएगा, इन सब में से क्या आएगा। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, तो आप ये देखो, ये दे रखा है, ये हमने अमाउंट उतारी 9, 5, पहले 2 जीरो है, फिर 3 जीरो है, फिर 3 जीरो है, फिर 3 जीरो है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। ठीक है, अब जब आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, देखो ये 3 जीरो उतनी रहेंगी, ये भी 3 जीरो उतनी रहेंगी, 0 से मल्टीप्लाई करोगे, हाँ है ना, ये भी उतनी रहेंगी, ये भी उतनी रहेंगी। अब इसे करोगे तो 5 और 25, 2 कैरी कर दोगे, तो इसमें 5 9 40 में 2 ऐड कर दो, ये हो जाएगा ना, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब उसके बाद इसको हम अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद देखो कैसे करोगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 4.75 लिख के 10 की पावर 13 लिख देंगे। ठीक है, जो 10 ना बेस लिया जाता है, जब हम इसको ऐसे लिखते हैं ना इस तरीके से। अब आप छोटा सा समझ सकते हो, जैसे मान लो यहाँ पर आपको 3000 लिखा है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3 गुणा 10 की पावर 3। अब जैसे 10 के 3 मतलब 10 को 3 बार, और यानी कि 1000 हो गया, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 ही तो आएगा। तो इस तरीके से आपको बंद करना खोलना आना चाहिए। अब ये बहुत बड़ी रकम है, तो मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा समझाऊंगा तो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आसान सा लिया है। तो सिंपल सी बात है, पहले मल्टीप्लाई कर देना, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 10 की बार लिखकर ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर पॉइंट नहीं चाहिए होता, यहाँ चाहिए होता है। अब देखो कौन सा आंसर मैच कर रहा है, जल्दी से मैच करो। देखो ये 4.75 10 की पावर 13। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, 6 का बी आपका आंसर आ गया 4.75 मल्टीप्लाई 10 की पावर 13। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। उसके बाद 7वां क्वेश्चन देखो। ठीक है, 7वां क्वेश्चन ये कह रहा है आप 1 से शुरू करें, ठीक है, और विषम संख्याओं के घटाव के दोहराने पर निम्नलिखित में कौन संख्या पूर्ण वर्ग बनेगी। और ये कह रहे हैं इन चारों में से पता लगाओ कि अगर हम 1 से घटाते रहे ओड नंबर को, तो किसमें आपका जो है ना वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर बनेगा। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। देखो ये ना आपका जो 6 चैप्टर है उसमें एक सब्ट्रैक्शन मेथड है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कोई कंप्लीटिंग स्क्वायर होगा या नहीं होगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कंप्लीटिंग स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या होती क्या है। देखो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, हिंदी वाले भी सुनते रहना, 3 3 9, 4 चौक 16, 5 पंजे 25, 6 6 जा 36। ठीक है, ये दे रखा है, मतलब 7 7 जा 49, दोनों क्लियर है। अब देखो ये जो 1 है 4 है 9 है 16 है 25 30, इस तरीके से चल रहा है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर होते हैं बच्चों। क्योंकि देखो 36 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, मतलब 6 × 6 यानी कि 6। मतलब जब 2 में से एक बाहर निकल जाता है तो उसे परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि आप अगर 1 से घटाएंगे तो इनमें से कौन सा जो है परफेक्ट स्क्वायर रहेगा। अब जब हम सारे करने लगेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। हमें पहले से ही पता होना चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से होते हैं। तो आपको कम से कम 20 तक याद होने चाहिए, बाकी जिनको 30 तक याद है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इस तरीके से आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ये पूरे आपको पता होने चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है। जैसे 13 की तरह 169 आएगा, 14 की 14 में करेंगे तो ठीक है 196 आएगा, 15 की 15 में करेंगे तो 225 आएगा, 16 की 16 में करेंगे तो 256 आएगा, 17 की 17 में करेंगे तो 289 आएगा, 18 की 18 में करेंगे तो 324 आएगा। तो अब देखो ये 324 ही है, तो ये वाला हो जाएगा, ये आंसर आएगा। इनमें से कोई भी नहीं होता, इनमें से कोई भी होता है, चेक करो कोई भी आ रहा है। 19 की 19 में करो। अब कोई बच्चे कहें सर हमें ये मैथड तो बताओ, ये सब्ट्रैक्शन मेथड करते कैसे हैं। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ। जैसे 324 है ना, तो आप खुद करना, बता रहा हूँ। 324 है तो मैं आपको बता दूँ। देखो आप जब आंसर लिखेंगे तो आप
कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये? 7वां। ठीक है, तो 7वें का सी लिख देंगे 324। ठीक है, अब ये हुआ कैसे, तो आपको खुद करना है। 324 में से पहले 1 घटाना, ठीक है, 323, फिर आपको 3 घटाना। ओड नंबर पता ना क्या होते हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में अगर 3 नंबर में आ गए तो आप करते लोगे। ओड नंबर पता ना कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ये होता है ना, ये आपको घटाना है। देखो पहले 1 घटाया 323 आया, 3 घटाया 320 आया, ठीक है। उसके बाद आपने 5 घटाया तो 315 आपका आएगा, ठीक है। फिर आपने 7 घटाना है, कितना घटाना है? 7, 308 आएगा। फिर आपको 9 घटाना है, ठीक है, 9 घटाना है तो 18 में से 9 गए, ठीक है, 9 इस तरीके से आपका जो है 9। फिर इसके बाद 11 घटाना है, 11 घटाओगे, फिर 13 घटाओगे, फिर 15 घटाओगे, फिर 17 घटाओगे, फिर 19 घटाओगे, फिर 21 घटाओगे, फिर 23 घटाओगे, ठीक है, फिर आप 25 घटाओगे, फिर 27 घटाओगे, फिर 29 घटाओगे, फिर 31, टोटल 18 बार होगा। तो गिन लोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो 18 बार करते 0 आ जाएगा और फिर आप समझ जाओगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। सब्ट्रैक्शन मेथड है, बाकी और क्वेश्चन होंगे वो भी कराऊंगा आपको। अगर कह रहा है आपको ऊपर में टाइम लग रहा है तो आप नीचे वाला भी ट्राई कर सकते हैं। देखो ये बहुत आसान है कि ऊपर वाला ऑप्शन देख लिया करो, जो आसान लगे वो कर लेना, ठीक है। और अब और करवा रहा हूँ इसका, कह रहे 1369 का यहाँ पर रूट क्या होगा? 1369, ठीक है, ये दे रखा है। अब आपके हाथ में है कि बच्चों आप किस मेथड से करना चाहते हैं, प्राइम फैक्टर से या लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ठीक है। तो हम इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है। मैंने ये स्क्वायर रूट वाली वीडियो बना रखी है, तो आप वो वाली वीडियो देख लेना स्क्वायर रूट वाली, ठीक है। तो मैं आपको इसमें बताता हूँ, फिर भी ये 2 ऐसे जोड़े बनाने पड़ते हैं, ठीक है। बहुत मैंने अच्छे से समझा रखी है, 2-3 वीडियो है और आपको बहुत फ़ायदा होगा। जैसे 2 2 जा 4 होता है, 3 3 जा 9 होता है, 4 4 जा 16 होता है। तो हमें 13 चाहिए तो ये ले लेंगे, तो 3 यहाँ लिखेंगे, 9 आ जाएगा। 13 में से 9 गए, आपके 4 बचेंगे, 69 आ जाएगा। और 3 का डबल 6 होता है, तो यहाँ पर 9 है। तो 9 किस में आता है? एक तो यहाँ पर 9 आता है, ठीक है, और किस में आता है मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखिए 9 इसमें आ रहा है। तो अब आपको 2 चीज़ें रख के देखनी है, एक 7 वाला और एक 3 वाला। तो मैंने यहाँ पर पहले यहाँ पे रख के देख लिया 3 वाला, तो यहाँ 3 रखा तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और 3 से घटा रहा, देखो ये नहीं आ रहा। फिर मैंने 7 वाला रख के देख लिया, क्योंकि 7 वाले में भी 9 आ रहा है, तो 6 के आगे मैंने क्या लगा लिया? 7 लगा लिया। तो 7 7 49 का 4, 7 6 42, ठीक है, और 46। तो देखो आ गया। तो इस तरीके से हम ऐसे पता लगा लेते हैं। तो ये हमारा आ गया, तो 37 आ गया। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया? 37। तो ये कौन सा आंसर हो गया? ये आपका हो गया सी। तो अगर हम 7वां करते हैं उसके ऑप्शन वाला, तो 7वें का सी है, तो हम यहीं पर लिख देते हैं, ठीक है। 7वें का ऑप्शन वाले में भी सी है, ठीक है, ये आंसर आ गया। अब उसके बाद 8वां क्वेश्चन देखिए, ठीक है। 8वां ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति गुण भुजाओं का केवल एक युग्म समांतर है को संतुष्ट करता है? देखो ओनली 1 पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल। ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी फिगर है जिसमें केवल एक जोड़ा पैरेलल है। देखो आपको पता भी होना चाहिए कि पैरेलल कहते किसे हैं, ठीक है। अगर आपको ये पता है पैरेलल तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो पैरेलल वो होता है जो लाइन कभी दूसरे को काटती नहीं है। जैसे एक ट्रेन है ना, उसकी जो पटरी है वो क्या कहलाएंगी? पैरेलल कहलाएंगी, क्योंकि एक दूसरे को काटती नहीं, केवल एक जोड़ा हमें बताना है पैरेलल का। तो आप ध्यान से देखो, ठीक है, देखो ये और ये पैरेलल नहीं है क्योंकि ये काट रही हैं, और ये भी नहीं है काट रही हैं। यहाँ देखो ये इसके पैरेलल लग रही है, ये इसके पैरेलल, तो यहाँ 2 जोड़े हो गए, हमें केवल एक जोड़ा चाहिए। ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये भी नहीं है। यहाँ देखो ये तो पैरेलल है, ये पैरेलल नहीं है, तो यहाँ एक जोड़ा बोला था, तो डी आंसर आ गया। ये सबसे आसान था। देखो कुछ क्वेश्चन तो बहुत ईजी होंगे और कुछ क्वेश्चन जो है वो थोड़े से टफ होंगे, तो इसमें बच्चे को होपलेस नहीं होना, जो आते हैं पहले वो कर देना फटाफट, ठीक है। फिगर बनाना जरूरी नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बताई थी, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि अगर आप ये वाला नहीं करना चाहते तो आप इसके ऑप्शन वाला कर सकते हैं, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ बोला गया है कि ऊपर दिया गया चित्र एक समांतर चतुर्भुज का है, इंग्लिश में पैरेललोग्राम बोलते हैं। कह रहा है अगर D60 है
तो किसका मान सबसे अधिक होगा। देखो आपको चारों सॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि इसने बोल दिया कि इन चारों में से किसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा निकलेगी सॉल्व करने पर। ठीक है, देखो अब इसको हम सॉल्व करने जाएंगे तो उसमें, क्योंकि एमसीक्यू में इतना टाइम भी नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं बताऊं, ये देखो अगर बच्चों पैरेललोग्राम होता है ना, और ये हमें 60 दे रखा है, तो पैरेललोग्राम में ये 60 है तो ये भी 60 होता है। ठीक है, ये मैंने नाम दे दिया ABCD। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना आपको, 60 है। अभी 60 का तो ये कितने का होगा। देखो पैरेललोग्राम में रूल होता है कि इन दोनों का जो टोटल है ना वो 180 होता है, इन दोनों का। ऐसे इन दोनों का टोटल भी 180 होगा, इन दोनों का टोटल भी 180 होगा, इन दोनों का टोटल भी 80 होगा, मतलब इसे एडजेसेंट बोलते हैं। ये 60 का तो कितने का, 120 का, ये 120 का तो 120 का होगा। चेक कर लो, इन दोनों का टोटल 180 है, इसका भी 180 है, इसका भी 180, इसका भी 80, और चारों का टोटल कितना होता है 360 होता है। कितने का होता है 360। ठीक है ना, तो अब हमसे पूछा गया है, ये तो क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्व करो। एंगल ए का डबल, एंगल ए का डबल, एंगल ए कितना है 120, 120 का डबल कितना होता है 240, और एंगल बी का डबल, एंगल बी कितना है 60, 120, तो कह रहा है इसको माइनस करो। क्या करो, माइनस करो। तो हम इसको जब माइनस कर रहे हैं, ठीक है, तो माइनस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है हमारा 120 आ रहा है। अब इसको सॉल्व करो, एंगल ए कितना 120, एंगल बी कितना 60, इसको कितना 180 आ रहा है। इस वाले को सॉल्व करो, एंगल ए कितना हमारा 120, एंगल डी हमारा कितना है 60, तो यहाँ कितना 180 आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है 180 आ रहा है। तो और इसमें इसको देखो, एंगल सी का 3 गुना है, एंगल सी हमारा कितना है 120 का 3 से मल्टीप्लाई कर दो 360, और एंगल डी का हमारा 2 गुना तो 120, तो इसको घटाओ 240। ठीक है, तो किस में सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है, डी में आ रही है। किस में आ रही है, डी में आ रही है, तो हमारा डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर लिख देंगे। अगर हम और वाला करते तो डी हो जाता 3, इस तरीके से ये। ठीक है, ये हम